आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 103 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ही शेर है जो दीवान में पब्लिश किया गया है और एक अनपब्लिश्ड शेर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो हम उसको भी पढ़ देंगे। तो गालिब साहब कहते हैं, हो गई है गैर की शीरीं बयानी कारगर, हो गई है गैर की शीरीं बयानी कारगर, इश्क का उसको हुमा हम बेज़बानों पर नहीं। गैर की, रकीब की, जो इश्क में गालिब साहब का राइवल है, वो कह रहे हैं कि उसकी शीरीं बयानी कारगर हो गई है। शीरीं का मतलब है मीठा, बयानी का मतलब है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। यहाँ पे आप मीठी मीठी बातें सोच लें, डिसेप्टिव स्वीट टॉक। तो कहते हैं कि गैर की मीठी मीठी बातें यहाँ पे इफ़ेक्टिव हो गई हैं। उसने मीठी मीठी बातें करके खूबसूरत महबूब को अपने जाल में फंसा लिया है और महबूब को उससे इश्क हो गया है। गालिब साहब भी उसी खूबसूरत महबूब से इश्क करते हैं, तो दूसरी लाइन में कहते हैं, इश्क का उसको हुमा हम बेज़बानों पर नहीं, कि हमारे महबूब को ये शक तक नहीं कि इस बेज़ुबान आशिक को भी उससे इश्क है, मैं भी उसके ऊपर दिलो जान कुर्बान किए बैठा हूँ। तो इफ़ेक्टिवली ही हैज़ लॉस्ट द बैटल ऑफ लव। रकीब ने मीठी मीठी बातें करके महबूब को अपने जाल में फंसा लिया है और बेचारे गालिब साहब खामोशी से तमाशा देखते हुए रह गए। वो कुछ नहीं कह सके और कुछ नहीं कर सके। तो एक लाचार, मजबूर, खामोश, हेल्पलेस आशिक की स्टेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर एक रंग और भी है। दूसरी लाइन में किसके बारे में बात की जा रही है वो थोड़ा ओपन एंडेड गालिब साहब ने रहने दिया है। इश्क का उसको घुमा हम बेज़बानों पर नहीं। तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि रकीब को या गैर को शक नहीं हुआ कि मिर्ज़ा गालिब साहब भी उसी महबूब से इश्क करते हैं। तो फिर इसके अंदर रंग एक ये भी निकल सकता है कि शायद फ्यूचर में गालिब साहब को भी मौका मिलेगा उस महबूब के करीब जाने का, क्योंकि रकीब को तो शक भी नहीं है कि वो भी उसी महबूब से इश्क करते हैं। तो शायद गालिब साहब को भी मौका मिले उस महबूब के करीब जाने का, उससे मीठी मीठी बातें करने का और उसका प्यार पाने का। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यही है कि गैर सक्सेसफुल हो गया है, उसने मीठी मीठी बातें करके महबूब को अपने जाल में फंसा लिया है और बेज़बान खामोश गालिब साहब देखते रह गए हैं और उनको महबूब का प्यार नहीं मिला। हो गई है गैर की शीरीं बयानी कारगर, इश्क का उसको हुआ हम बेज़बानों पर नहीं। अगला शेर गालिब साहब ने शायरी लिखने के प्रोसेस पे लिखा है। इसके अंदर आपको गालिब साहब की इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। वो हर चीज़ को एक नए ढंग ढंग से इमेजिन करते हैं और एक नई इनोवेटिव पिक्चर पेंट करते हैं। तो कहते हैं, दिल को इजहार सुखन अंदाज फ़तउल बाब है, दिल को इजहार सुखन अंदाज फ़तउल बाब है, या सरीर खामा गैरज इस्तिका के दर नहीं। इजहार सुखन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्री, शायरी लिखना, अपने इमोशंस को पोइट्री में एक्सप्रेस करना। फ़तहुल बाब का मतलब है, बाब कहते हैं किसी दरवाज़े को, किसी गेटवे को, किसी सेक्शन को। तो यहाँ पे आप इमेजिन करेंगे किसी किले को आप फ़तेह कर रहे हैं या किसी किले के दरवाज़े को आप फ़तेह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं, दिल को इजहार सुखन अंदाज फ़तहुल बाब है, कि शायरी लिखना मेरे दिल के लिए ऐसा है जैसे किसी बड़े किले के किसी दरवाजे को फ़तह करना हो, मुश्किल काम है। यहाँ शरीर खामा गैरज इस्तिका के दर नहीं। शरीर खामा, अगर आप शायरी लिख रहे हैं तो जो पेन या जो कलम है उसकी जो स्क्रैचिंग साउंड होगी कागज़ के ऊपर, उसको शरीर खामा कहेंगे, है। तो ये लफ्ज़ हमने एक बड़े मशहूर शेर में पहले पढ़े हैं, जिसमें गालिब साहब कहते थे कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो पेन की स्क्रैचिंग साउंड वो कैसी है, ये यहाँ शरीर खामा गैरज इस्तिका के दर नहीं। इस्तिकाक उसको कहा जाता है कि अगर दो बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्क्रैच कर रहे हैं तो उनकी उसकी आवाज़ को आप इस्तिकाक कह सकते हैं। यहाँ पे इस्तिकाक के दर से मुराद है किसी बड़े दरवाजे को आप ज़ोर लगा के या वायलेंटली खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो आवाज़ निकलेगी उसको इस्तिकाक के दर कह सकते हैं। ओवरऑल मुराद है कि किसी बड़े मजबूत भारी दरवाजे को खोलना। दिल को इजहार सुखन अंदाज फ़तहुल बाब है, या शरीर खामा गैरज इस्तिका के दर नहीं। तो गालिब साहब की इमेजिनेशन देखें, वो कहते हैं कि शायरी लिखना ऐसा है कि आप किसी बड़े दरवाजे को
کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر جیت پانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ زور لگاتے ہیں, شاید وہ تھوڑا سا کھلتا ہے, آپ کو کھلنے کی آواز سنائی دیتی ہے, لیکن پوری طرح سے نہیں کھلتا, پھر آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ دوبارہ زور لگاتے ہیں, رائٹ. تو کئی کوششوں کے بعد آپ اس کو کھولنے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے فتح حاصل کر لی ہے, یا آپ نے اس دروازے کے اوپر, شاید جس قلعے کے اندر یہ دروازہ ہے اس کے اوپر فتح حاصل کر لی ہے. تو اس پروسیس, اس امیجری کو غالب صاحب نے یوز کیا ہے اپنی شاعری لکھنے کے پروسیس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. تو دل کے اندر بڑے جذبات چھپے ہوئے ہیں, پہلے ان جذباتوں کو محسوس کرنا, اتنی سینسیبلٹی رکھنا کہ آپ جذباتوں کو محسوس کر سکیں, پھر ان جذباتوں کو کسی سوچ میں ڈھالنا, پھر اس سوچ کو شاعری میں ڈھالنا, ردیف اور قافیہ باندھنا, لفظوں کو چننا, یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جب میں شاعری لکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی بڑے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایفیکٹیولی جو دل کے جذبات ہیں وہ شاعری کے ذریعے بڑی شدت سے, بڑی فورسفلی جذبات شاعری کے اندر ڈھل کے باہر نکلتے ہیں. تو اوور آل انہوں نے ایک بڑا انٹینس, آلموسٹ وائلنٹ پروسیس ڈسکرائب کیا ہے شاعری لکھنے کے پروسیس کو. اور جب وہ ایک ایک لفظ کو پرو کے پورا شعر یا پوری غزل لکھ لیتے ہیں تو ان کو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا ہے, یا بہت بڑا دروازہ جو ہے وہ فتح کر لیا ہے. دل کو اظہار سخن انداز فتح الباب ہے, یہاں سریر خامہ غیر از استقاق در نہیں. تو آپ اس پکچر کو جتنا اس کے بارے میں سوچے جائیں گے, آپ کو نئے نئے رنگ اس کے اندر دکھتے جائیں گے. شاید جب آپ قلعہ فتح کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اپوزیشن میں بھی کھڑے ہوں یا ریزسٹ بھی کر رہے ہیں. تو دنیا کی جو روزگار کے کام ہیں وہ آپ کی شاعری کے پروسیس میں رکاوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک رنگ اس کے اندر سے نکل کے آ سکتا ہے. تو اوور آل ہوپ فلی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دل کو اظہار سخن انداز فتح الباب ہے, یہاں سریر خامہ غیر از استقاق در نہیں. تو یہ دو شعر تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا. آئی ہوپ دے میڈ سینس اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ them. تھینک یو.